हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टूडेंट लाइफ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th और इसमें सब्जेक्ट है हमारा बालाजी प्रकाशन द्वारा मैथ, जिसमें चैप्टर 1 समुच्चय यानी सेट्स को हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम समुच्चय चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्टों को समझेंगे और चैप्टर 1.1 के प्रश्नों को पार्ट 3 में समझेंगे। उससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में समुच्चय चैप्टर के इम्पोर्टेंट कंसेप्टों को समझेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा कोई भी वीडियो नॉलेज से रिलेटेड बने तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों, हमारा क्लास 11th में मैथ में नंबर 1 चैप्टर है समुच्चय यानी सेट्स बालाजी प्रकाशन द्वारा। तो इसमें हम नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन। समुच्चय का इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं, परिचय कैसे दे सकते हैं, ठीक। उसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में समुच्चय की संकल्पना। हम इसके चैप्टर यानी 1.1 चैप्टर को बाद में देखेंगे, समझेंगे। पहले उसके पहले कुछ नोट्स पॉइंट को समझते हैं, यानी उसके कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्टों को समझेंगे वीडियो में। तो यह वीडियो 2 वीडियो बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हम सिर्फ इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 में इसके हम प्रश्नावली यानी चैप्टर 1.1 को समझेंगे और बारीकी से समझेंगे। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट है परिचय। परिचय में हम क्या लिख सकते हैं कि समुच्चय की अवधारणा का उपयोग आजकल गणित की सभी शाखाओं में किया जाता है, क्योंकि समुच्चय का सिद्धांत वर्तमान गणित का आधारभूत अंग है। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, ठीक। कि जो हमारा समुच्चय, ये हमारे वर्तमान गणित है, ये उस वर्तमान गणित का आधारभूत एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक। अब इसका अगला पॉइंट है कि समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी इसकी परिभाषा किस गणितज्ञ ने दी थी। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग महाजर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटन ने किया था, यानी इसका समुच्चय का प्रयोग किस गणितज्ञ ने किया था, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो जॉर्ज केंटन ने दिया था, ठीक। अब उसके पास अगला पॉइंट है हमारा, उन्होंने समुच्चय को निम्न प्रकार परिभाषित किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि समुच्चय की परिभाषा किस गणितज्ञ ने दी थी, तो आप जवाब देंगे जॉर्ज केंटन। और ये किस देश के थे, जर्मनी देश के, ठीक। और इसकी परिभाषा इन्होंने क्या दी थी, देखिए, हमारे अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा पर्याप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में कोई संग्रह समुच्चय यानी सेट है। ये इन्होंने इस परिभाषा को परिभाषित किया था, ठीक। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले आप इसके एग्जाम्पल से समझ जाइए। तो सबसे पहले हम मान लिया जाए आपसे कोई व्यक्ति है, वन व्यक्ति लेते हैं, ठीक। उस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए कि वावल कितने होते हैं, अंग्रेजी में वावल कितने आते हैं, यानी स्वर कितने होते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि 5 होते हैं, A, E, I, O एंड U, ये 5 वावल होते हैं, ठीक। अब अगले व्यक्ति से पूछा गया कि आप बताइए कि वावल्स कितने होते हैं। तो इन्होंने भी वही सेम जवाब दिया, A, E, I, O एंड U, यानी क्वेश्चन भी सेम और उत्तर भी सेम हो गया। तो इस उदाहरण से समझ में आ रहा है कि हमारे अंतर्ज्ञान यानी हमारे अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा जो समस्या निश्चित कर दिया गया हो, सुनिश्चित कर दिया गया, और उसका संग्रह बार बार हो रहा है, उसको बार बार पढ़ा जा रहा है, उसका बार बार उपयोग किया जा रहा है, वही समुच्चय है। आप यह सिर्फ समझिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समुच्चय क्या है, तो 2 से 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि समुच्चय का संग्रह बार बार किया जाता है, वह समुच्चय निश्चित होता है, यानी सुस्पष्ट होता है, चाहे वो हमारे अंतर्ज्ञान द्वारा विचार है, अंतर्ज्ञान द्वारा प्रकट हो, या चाहे हमारे विचार द्वारा प्रकट हो, उसी को हम समुच्चय कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समुच्चय की परिभाषा उदाहरण द्वारा समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि समुच्चय किसे नहीं कहते हैं। तो समुच्चय उसे नहीं कहते हैं, इसमें ये नहीं, इस चैप्टर में ये नहीं कि सारे के सारे समुच्चय हैं, नहीं, समुच्चय है भी और नहीं भी। तो समुच्चय कौन नहीं है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए आपके क्लास में अच्छे बच्चों का संग्रह समुच्चय है या नहीं, तो वह जवाब देगा कि एक व्यक्ति से पूछा गया, दूसरे बच्चे से पूछा कि बताइए कितने अच्छे बच्चे हैं, तो वह और दूसरा नाम धरेगा, और दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो वह दूसरा नाम धरेगा, यानी भिन्न भिन्न। सेम सवाल तो सेम है, लेकिन भिन्न भिन्न इसका उत्तर है। तो यह एक प्रकार का समुच्चय नहीं है, ठीक। ये एक प्रकार का समुच्चय नहीं है, ठीक।
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अगर ये प्रश्न दे दिया जाए एग्जाम में, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा उदाहरण द्वारा कि इसे कैसे लिख सकते हैं। अब पहले समझिए, इसे लिखेंगे जैसे पूछ लिया जाए कि किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह एक समुच्चय है या नहीं, तो आप ऐसे इसे लिख सकते हैं कि यह सुप्रभाषित नहीं है, इसलिए यह एक प्रकार का समुच्चय नहीं है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा कि समुच्चय की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ ए सेट। इसमें नंबर 1 हमारा पॉइंट है भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुप्रभाषित संग्रह यानी वेल डिफाइंड कनेक्शन समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे आपको एक शब्द मिला होगा सुप्रभाषित यानी वेल डिफाइंड कनेक्शन, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सुप्रभाषित होता क्या है, तो समझिए सुप्रभाषित शब्द से तात्पर्य किसी ऐसे नियम से है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में है या नहीं। यानी सुप्रभाषित से ही निश्चित होता है कि वो संग्रह है या नहीं, यानी वो संग्रह में है, यानी उसका संग्रह बार बार किया जा रहा है कि नहीं, वह उसका बार बार उपयोग किया जा रहा है कि नहीं। सुप्रभाषित शब्द से ही उसका हम प्रकट मतलब उसको जानते हैं। तो आप एग्जाम्पल से समझिए, सुप्रभाषित को पहले भी बताया गया है, वीडियो के पहले में बताया सुप्रभाषित बताया गया है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि समुच्चय है, इस कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए और उसके आगे पूछ दिया कि समुच्चय है या नहीं, तो आप इसी उत्तर सुप्रभाषित शब्द से ही उसका उत्तर देंगे। और हम समुच्चय की परिभाषा और क्या क्या दे सकते हैं यह है कि कुछ सुप्रभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, यानी सुप्रभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक, अब ये भी एक परिभाषा हो गया। अब सेकंड परिभाषा ये हमारा कि वस्तुओं के उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी वस्तु कोई भी वस्तु है उसका समूह या उसका बार बार संग्रह किया जा रहा है, उसी को हम समुच्चय कहते हैं, जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है, यानी वो विशेष गुण हो। अगर कोई आपसे पॉइंट पूछ दिया जाए, आपसे पॉइंट पूछा जाए कि अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, ठीक, किसी क्लास में पूछा जाए कि किसी क्लास में अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह बताइए, समुच्चय है या नहीं, तो इसमें विशेष गुण क्या है, अच्छे बच्चे यानी अच्छे विद्यार्थी, एक विशेष गुण। सबसे पहले आप विशेष गुण को पकड़िए उस क्वेश्चन में, और उसके बाद आप ये पकड़िए कि उसकी जो उसका संग्रह हो रहा है कि नहीं, वो सुनिश्चित है या नहीं। ठीक, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी भी आपके दिमाग में कंसेप्ट अभी नहीं कुछ पकड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पकड़ लेगा। अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स द्वारा कमेंट कर सकते हैं। तो अब इसका अगला पॉइंट ये हमारा, इसकी और एक परिभाषा इसकी समुच्चय की कि वस्तुओं का वह संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तु सुनिश्चित या सुस्पष्ट होती हैं। तो सबसे पहले ही बताया गया वीडियो में कि सुस्पष्ट यानी सुनिश्चित यानी निश्चित हो, वह जिसका संग्रह किया जा रहा है विशेष वस्तु का, वह सुनिश्चित हो, स्पष्ट हो। ठीक, ये वही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय की संकल्पना क्या है और समुच्चय की परिचय क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं। वीडियो की शुरुआत में बताया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को बताया जाएगा, तो इसमें अब महत्वपूर्ण पॉइंट में हम चलते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा नंबर 1 पॉइंट है। सबसे पहले ये आप नोट कर लीजिए जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमारा नंबर 1 पॉइंट है, समुच्चय को प्रायः बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर से ए बी सी डी डॉट से निरूपित किया जाता है। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। और यानी जितने भी समुच्चय हैं उन्हें किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट है कि समुच्चय की वस्तुओं का उसका सदस्य या अवयव यानी एलिमेंट कहा जाता है। जो समुच्चय में जितने वस्तु महाकाल का नाम लेकर लाइक ठोको शामिल होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, समुच्चय का सदस्य या अवयव यानी एलिमेंट कहा जाता है, सेट एलिमेंट कहा जाता है, सेट के एलिमेंट कहे जाते हैं। ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। ठीक, अब चलते हैं इसका थर्ड पॉइंट में यानी तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट ये हमारा कि समुच्चय के अवयव को छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर जैसे ए बी सी डी डॉट से निरूपित किया जाता है।
ये हमारा थर्ड पॉइंट है। यानी जितने भी सदस्य हैं अवयव को, उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ये पॉइंट आप जितने भी विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। इसे याद जरूर कर लीजिएगा, इसका रिवीजन बार बार कीजिए कि आपका भूले मत ना। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन, आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, उसी को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, ठीक, का प्रयोग किया जाता है। एप्सिलॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है संबंधित है। संबंधित यानी बिलोंग टू, यानी वो किसी के संबंध, यानी उसका संबंध। जैसे मान लिया जाए कि ए बी से संबंधित है, बिलोंग टू, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन बी, ऐसे लिख सकते हैं। इसके और मतलब गणितीय रूप में, समुच्चय की गणितीय रूप में हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, परिभाषा नहीं, उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण ये हमारा कि यदि कोई अवयव ए यानी स्मॉल ए किसी समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है, तो हम लिखेंगे स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अगर मान लिया जाए कि यदि सदस्य यानी अवयव समुच्चय का सदस्य स्मॉल ए है, ठीक, और समुच्चय कैपिटल ए है, और इसे कह दिया जाए कि इसका संबंध बताइए, इसे हम समीकरण में यानी गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, यानी 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट है हमारा पांचवा कि समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति, वो उपस्थिति के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता था, अब अनुपस्थिति, अगर हाजिर होने के लिए, अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए हम एप्सिलॉन मतलब डज नॉट बिलोंग टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है, तो महाकाल का नाम लेकर एक बार लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए, जो नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। ठीक, यानी अनुपस्थिति को वह दर्शा देगा। तो इसका उदाहरण पे समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण है कि यदि स्मॉल ए समुच्चय और कैपिटल ए का अवयव यानी सदस्य नहीं है, यानी अनुपस्थिति है, तो हम लिखेंगे इसे स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, इसे हम गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं। एक बार और समझ जाइए कि अगर समुच्चय स्मॉल ए हो और उसका सदस्य अनुपस्थिति हो और वह कैपिटल ए हो, तो हम गणितीय रूप में यानी समुच्चय के गणितीय रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा 4 से 5 पॉइंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। इस 5 पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। आपको ये दिमाग में आपके विचार सोच रहे होंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई क्या मतलब क्या एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप अभी उतना सोच नहीं हो रहे होंगे। ठीक, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या इस चैप्टर में समुच्चय मतलब समुच्चय है या नहीं। जैसे समुच्चय होते हैं, ठीक, ये तो स्पष्ट है कि समुच्चय होते हैं। एक ये भी प्रश्न है कि क्या समुच्चय नहीं भी होते हैं, यस ये भी होते हैं। देखिए विशेष पॉइंट में हम देंगे कि वस्तुओं के प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, यानी वो आवश्यक नहीं है कि वो समुच्चय ही हो। जैसे किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि कोई विद्यार्थी अच्छा है या नहीं यह स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है, यानी एक सुस्पष्ट यानी सुनिश्चित ये नहीं है, इसका संग्रह बार बार नहीं किया जाता। तो अगर आपको कोई भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कर। तथ्य यह है कि अच्छा होने का गुण सुप्रभाषित यानी वेल डिफाइंड नहीं है। आप सबसे पहले पता लगाइए कि जो विशेष गुण है उसका, उस प्रश्न का, उस विशेष गुण को पहचाने। उसके बाद विशेष गुण के बाद उस प्रश्न में सुप्रभाषित शब्द को खोजिए और उस सुप्रभाषित शब्द को पता लगे क्या उसका संग्रह बार बार किया जा रहा है, वो सुप्रभाषित है या नहीं। आपको वीडियो के पहले बताइए कि सुप्रभाषित शब्द का अर्थ होता क्या है। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है कि बताइए इसमें से कौन समुच्चय है कौन नहीं। आप 1.1 चैप्टर में यानी प्रश्नावली में पढ़ेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इससे जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को उसमें पढ़ेंगे आप।
तो अब चलते हैं कुछ उदाहरण द्वारा इसे हम समझते हैं। समुच्चय के कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कौन कौन सा समुच्चय होता है। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों वावेल का संग्रह समुच्चय, यानी इसका संग्रह बार बार किया जाता है, यह एक प्रकार का समुच्चय है। सेकंड पॉइंट है हमारा भारतवर्ष की नदियों का संग्रह समुच्चय, यह भी नदियों का संग्रह भी एक समुच्चय है। ठीक, इसका नदी जो है बार बार उसका संग्रह किया जाता है। भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह समुच्चय है, इसका भी संग्रह किया जाता है। जो जितने राज्य हैं उसके वो सुस्पष्ट भी है, निश्चित भी है, वह उसका संग्रह किया जाता है, इसीलिए एक प्रकार का समुच्चय है। चौथा पॉइंट है हमारा कि आकाश के सितारों का संग्रह एक समुच्चय है। ठीक, ये भी एक प्रकार का समुच्चय, क्योंकि इसका भी संग्रह बार बार किया जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं 1 से 2 पॉइंट उदाहरण और समझ लेते हैं कि समुच्चय कौन सा नहीं है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आपके भारत में पसंदीदा अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय है या नहीं, तो ये एक प्रकार का समुच्चय नहीं है। अब सेकंड पॉइंट चलते हैं कि क्लास में अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह समुच्चय है या नहीं, तो ये भी एक प्रकार का समुच्चय नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नॉलेज यानी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा कोई भी नॉलेज से रिलेटेड वीडियो बने तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए आपको, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। और दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मैथ सब्जेक्ट से क्लास 11th में हैं। तो जय हिंद, जय भारत।